अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था और पी ब्लॉक में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी और उसके बाद ग्रुप 15 स्टार्ट किया था। ग्रुप 15 में हमने थोड़ी इंट्रो देखने के बाद नेचर और अकरेंस किया था और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जिसमें आएगा सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें आता है नंबर 1 पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक के लिए वो क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस का इनर कोर। ठीक है, नोबल गैस मैंने 11th में आपको अच्छे से खूब पढ़ाए हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनान। ठीक है, फिर रेडॉन। ठीक है, अब ये कोर लेते हैं क्योंकि ये इनट होते हैं। ठीक है, नोबल होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल होते हैं। और उसके बाद NS2 और NP126 6 ग्रुप हैं, तो 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और S में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है, सबसे पहले आपको नोबल गैस लेनी है। ठीक है, NG लिख दिया नोबल गैस, NS2 और NP3। ठीक है, क्योंकि चलो आप देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सीरियल नंबर, उसके बाद एलिमेंट का नाम, उसके बाद सिंबल। आप सिंबल पहले भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन विश। एटॉमिक नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 5 ही तो एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर 1 इज़, जैसे कि मैंने आपको एक निमोनिक बताया था कि नाना, पापा, ऐश्वर्या सब बीमार है ना। फिर आप नाम लिख लेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फाइनली इट्स बिस्मथ। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर 7 15 35, सॉरी 33 होता है, 51 और 83। चलिए, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। आप नोबल गैस को लिखिए हीना, नीना और करीना एक्सरे करवाने गई। ठीक है, तो ये हीना, नीना और करीना एक्सरे करवाने गई। तो आप यहाँ से ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, ये इसका था, क्या बोलते हैं इसको, निमोनिक या फिर अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, 2s2 2p3। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कितने होते हैं, 2 और 2 4 और 3 7 हो गए। यहाँ पर नियॉन पे 10 होता है, तो 10 3s2 3p3, तो 10 2 12 और 3 15 हो गए। आर्गन 4s2 4p3, तो अब 18 और 2 20 और 3 23, तो यहाँ पर कितना है, 23 हो गया। और यहाँ पे कितने और 33 है, तो 10 और आएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में होती हैं, डी में, तो 3d10। अब यहाँ पर देखो 2s2 2p3, यहाँ पे 3s2 3p3, यहाँ पे 4s2 और सॉरी यहाँ पे 4 है 4p3, और इसके बाद क्या आएगा 5s2 5p2, है ना। तो यहाँ पर देखो 36 हो गए और 2 कितने हो गए, 38 और 2
40 और यहाँ पे कितना है 51 है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है ना, तो कितने होगी 36 और 2 38 और 3 41 और यहाँ पे कितने हैं 10, तो यहाँ पे 3D ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो 4D 10 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जीनोन 54, तो यहाँ पर 6s2 6p3 आएगा, ठीक है। तो 54 और 2 56 56 और 3 59, ठीक है। और 59 और यहाँ पर 4D था तो 5D डालते हैं 10, तो कितने होंगे 69। चलिए अब एक बार फिर से देखते हैं, एक ये कितने हो गए 54 और 10 यहाँ पर हो गए कितने 54 और 10 64, 64 और 2 6 66 और 3 ठीक है। तो ये पूरे मिलके कितने हुए 64 10 2 और 3 ये 69 हुए। तो 69 और कितने डालोगे तो 83 होंगे, 69 प्लस 14, तो यहाँ पर आप क्या डालोगे 4f14, ठीक है। तो अब पूरे हो गए हैं। तो अब एक मेरी बात सुनिए आप, देखिए 3f क्यों नहीं लिखा, 4f से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 4f लेंथेनाइड है 5f एक्टिनाइड है, 3f कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 ग्रुप का। अब चलो इसकी कुछ फिजिकल स्टेट देखते हैं, इसकी एटॉमिक नंबर आयनिक रेडियाई का ट्रेंड देखते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड। नंबर 1 है फिजिकल, नंबर 2 है, नंबर 1 तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन फैमिली में देखा जाए तो जो नाइट्रोजन है ना, ये होता इसकी जो एटॉमिसिटी है वो है 2, मतलब ये डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक मतलब N2 है, ठीक है। फास्फोरस और एंटीमनी की बात की जाए तो ये होते हैं टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, मतलब P4 एंड SB एंटीमनी का हो गया ना, ठीक है। और अर्सेनिक की अगर बात की जाए तो अर्सेनिक भी जो है वो भी टेट्रा एटॉमिक है, तो AS4, ठीक है। अगर बात की जाए बिस्मथ की लास्ट वाला एलिमेंट तो वो मोनोएटॉमिक है, तो इसीलिए वो सिंगली रहेगा, ठीक है। अब जो N2 होती है ये गैस है, और उसके बाद जो फास्फोरस है ये सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है, और अर्सेनिक और जो एंटीमनी है ये सॉलिड्स हैं, और बिस्मथ भी सॉलिड है, ठीक है। अगर बात करें हम थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है। तो एटॉमिक मतलब जो न्यूक्लियस से लेकर एटम के ओटोमोस्ट तक का डिस्टेंस है, दैट इज एटॉमिक रेडियाई। और आयोनिक मतलब इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ कोई आयन है, तो आयन के न्यूक्लियस से लेकर ओटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो भी डिस्टेंस है दैट इज आयोनिक रेडियाई, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ग्रुप 14 एलिमेंट के कंपैरिजन में, हम तो 15 कर रहे हैं, 13 14 आपने 11th में पढ़े हुए हैं, 14 के कंपैरिजन में जो इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। और अब देखें, अब देखते हैं इसका ट्रेंड, मतलब लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल और डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम देखें तो क्या ट्रेंड रहेगा। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ शेल्स मूव करती हैं, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता रहता है ना। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीजेस करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती रहती हैं, ठीक है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखें लेफ़्ट टू राइट तो ये डिक्रीज करता रहता है, ठीक है।
और क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता रहेगा और वो टाइटली क्या करके पकड़, जो ऑटोमस इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, और जिससे साइज छोटा होता रहेगा। चलिए एक और हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी 4, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? मान लो हमारे पास एक एटम है और इसके एटॉम्स में इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बोला आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालिए, तो जो एनर्जी यहाँ पर लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद जो एटम पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, तो आयन बन जाएगा एटम, तो इसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है अक्रॉस द पीरियड लेफ़्ट टू राइट अटोमिक रेडियाई और जो आयोनिक रेडियाई है वो डिक्रीज़ करता है ना। तो जब डिक्रीज़ करेगा तो साइज़ छोटा हो जाएगा, और जितना छोटा साइज़ होगा उतने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे उतना न्यूक्लियस उनको टाइटली अपने मतलब पकड़ के रखेगा, और उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14। समझ आ गई? उसके बाद अगर हम देखें ऑन मूविंग डॉन द ग्रुप, ठीक है, तो आपको पता है नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती हैं तो वैसे वैसे क्या होता रहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑटोमस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, तो न्यूक्लियस उनको इतनी ज़ोर से अपनी ओर खींच नहीं पाता, और जिससे आप थोड़ी सी भी अगर एनर्जी लगाओगे तो ईजिली उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकोगे। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि डॉन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, समझ आ गई? तो अगर हम चलो अगर ये प्रॉपर्टी भी हमने कर ली, तो इसी के साथ मिलती जुलती इसकी एक और बहन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो शेयर्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोवलेंट बॉन्ड का उसको अपनी ओर खींच पाए, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ग्रुप 15 की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ग्रुप 15 का साइज छोटा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14, तो इसीलिए 15 ग्रुप वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्योंकि इनका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है और स्मॉलर साइज है, ठीक है। अब जैसे ही हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती रहती है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। क्यों? क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज करता रहता है और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता रहता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पर जो चार्ज हो इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो डॉन द ग्रुप क्या होगा? देखो साइज बढ़ जाएगा, जितना छोटा होगा ना उतना जोर से खींच पाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा ना मोटू पतलू, तो ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग फैटी होते हैं, कुछ बहुत स्लिम होते हैं, ठीक है। तो स्लिम लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा अंदर से मतलब इंटरनली स्ट्रोंग होते हैं, और जो मोटे होते हैं फैटी होते हैं वो वीक होते हैं। तो ये समझो कि पतलू ज़ोर से खींच पाएगा कोई चीज़ और मोटू इतना ज़ोर नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए जैसे ही डॉन द ग्रुप जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती रहती है क्योंकि साइज इंक्रीज करता रहता है। अब बाकी की बची हुई कुछ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।